हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा और आज हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि क्या वो टॉपिक है। तो मेरे साथ आ जाइए, थोड़ा सा लाइट कम है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होता है। मान लीजिए ये है ए प्लस बी, ये हैं आपके रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपका केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। मान लीजिए सी प्लस टी आपके बने प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमने लिया कोई रिएक्टेंट और हमने उसको रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट डायरेक्ट बन गया। इस पूरी प्रोसेस को होने में काफ़ी ज़्यादा स्टेप लगते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप लगते हैं, एनर्जी लगती है। तब उसके बाद ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। अब इसके बेसिस पे कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्शन आपको पता होगा दो टाइप की होती हैं, जिसमें रिएक्शन को करने में एनर्जी रिलीज हो। आपकी एनर्जी अगर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब जो प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक। और मान लीजिए अगर आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने में, रिक्वायर्ड होती है, तो उसको रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि आखिरकार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है ए, ये कोई सब्सटेंस है ए और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये ए सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल भी किसके होंगे, ए के। जब मैं इसको किसी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, मान लीजिए मैंने ये कराए, कोई बी सब्सटेंस है, इसके साथ मैंने ये रिएक्ट कराए, तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए इन्होंने बनाया सी, ये दोनों रिएक्टेंट है, इन्होंने मिलके बना दिया प्रोडक्ट, ये बना दिया प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि ये ए का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ निकालता हूँ, ए का मॉलिक्यूल, ये बी का मॉलिक्यूल निकालता हूँ। अब क्या होगा, जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। ऐसे ये एक मॉलिक्यूल मैंने ए का लिया, एक बी का लिया। अब क्या होगा कि ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल ए और बी के आपस में कोलाइड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर यह है कि कोलाइड ज़रूर करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। अब क्या होता है जब ये कोलाइड करते हैं आपस में, मान लो ए का मॉलिक्यूल इधर से आया, कोलाइड करा बी के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा धीरे धीरे, और एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इनके बीच में एक
बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी ये ए और बी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और इस कंबाइन मॉलिक्यूल को मैंने कह दिया सी, यानी प्रोडक्ट। ऐसे ही बहुत सारे ए और बी के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए प्रोडक्ट बनना है सी, तो अब क्या होगा इसमें कि जरूरी तो है नहीं कि हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास है, मान लीजिए उसमें 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो ये बताइए, आप अपनी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। तो मेरे को ये बता सकते हैं आप कि हर एक बच्चा टॉपर होगा उस क्लास में? नहीं होगा ना। और जैसे कि हर एक बच्चा टॉपर नहीं है, ऐसे जरूरी तो नहीं है कि मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो सारे के सारे बच्चे पास हो जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेम केस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये कोलाइड तो करते हैं पर उनमें से कुछ ही कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, और वो जो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में उनके लिए भी आगे दो कंडीशन है, उनको अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब उससे पहले मैं आपको जो एग्जांपल समझा रहा था वो समझिए। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो उन्हीं में से होंगे कि जो कोलाइड करे होंगे, आपस में जो कोलाइड करे होंगे वो उन्हीं में से होंगे। पर जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में कोलाइड करे होंगे वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे। यानी मैं आपको समझाऊं तो देखिए, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, यानी जिन दो बैरियर, दो चुनौती, ऐसी चुनौती जिनको वो क्रॉस कर जाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब वो दो चुनौती क्या है तो सुनिए। पहली जो चुनौती है दैट इज एनर्जी बैरियर, सेकंड जो है दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो बैरियर का मतलब समझते हैं। आपको पता होगा बैरियर क्या होता है, रुकावट। किसी भी चीज में रुकावट आ जाए उसे हम बैरियर कह देते हैं। कोई भी बाधा तो उसको बैरियर कहते हैं, यानी किसी भी चीज में रुकावट आए तो उसको हम बैरियर कह देते हैं। अब एनर्जी का बैरियर यानी एनर्जी से रिलेटेड बैरियर है। अब यहाँ पर जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट्स। अब क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, या इससे बड़ी हो, यानी ई नॉट के बराबर हो या ई नॉट से बड़ी हो, जो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे बड़ी है तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एनर्जी बैरियर को आपका क्रॉस कर चुका है। अब एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया तो उसके पास एक और बैरियर बचा जो कि है ओरिएंटेशन बैरियर।
अब ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। यानी मान लीजिए मैं इसको रफ करना चाहूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ओरिएंटेशन से रिलेटेड। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ए का मॉलिक्यूल है, ये बी का मॉलिक्यूल है। ये ऐसे करके जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और बी का मॉलिक्यूल ऐसे करके आ रहा है, यानी बी का मॉलिक्यूल ऐसे करके आ रहा है शू, ए का मॉलिक्यूल ऐसे करके जा रहा है शू। अब मेरे को आप बताइए क्या आपस में टकराएंगे? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि भाई ये तो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब मान लो इसके पास, बी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही एनर्जी है, ए के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही एनर्जी है, पर क्या ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं? क्या इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, इनकी डायरेक्शन प्रॉपर है कि आपस में कोलाइड करें? नहीं। और अगर ये कोलाइड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कैसे? और हमने अभी पीछे बोला कि जो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो कोलाइड करने चाहिए, और वो उन्हीं में से होंगे जो कोलाइड करे हैं। तो अब मान लीजिए अगर एक बैरियर, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, और ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करने में अगर मॉलिक्यूल सक्षम नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और मान लीजिए ओरिएंटेशन तो बिल्कुल प्रॉपर है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये बिल्कुल इसके सामने आ रहा है ऐसे करके। मान लीजिए ओरिएंटेशन तो प्रॉपर है, ओरिएंटेशन तो बिल्कुल प्रॉपर है, आपस में कोलाइड करेंगे, बिल्कुल सामने सामने की टक्कर होगी, पर इसके पास एनर्जी थोड़ी सी कम रह गई थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थोड़ी सी एनर्जी इसके पास कम रह गई, तो अभी ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन होंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट वो होंगे जिनके पास एनर्जी, यानी ई नॉट के बराबर ई ए की एनर्जी है। ये ए का रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, ये बी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, और इसके पास भी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके पास एनर्जी है कितनी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और ये ऐसे जाएंगे, बिल्कुल ओरिएंटेशन भी इनका प्रॉपर है, बिल्कुल आमने सामने से जाके ये टकराएंगे और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप समझ चुके हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन होगा, जो इन दोनों बैरियर को क्रॉस करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब आगे चर्चा करते हैं, अगर आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए तो आगे चर्चा करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी थोड़ी सी कम रह जाती है, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है। मान लीजिए फिर से वही पुराना एग्जांपल, ए का मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल, आपस में इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर है, पर ए के पास एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, पर बी के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, एनर्जी ए के पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, पर बी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि इसकी भी ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी
थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ई यानी ई बी यानी बी की एनर्जी बराबर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। क्यों? समझिए। हमको पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी किसी भी चीज में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। खासकर मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स में। मान लीजिए ये कोई वेसल है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, इधर उधर उधर इधर भाग रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने इसको हीट कर दिया। अब हीट करने से क्या होगा, इनके पास एनर्जी आएंगे। ये इधर भाग रहा है भाई साहब, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भागने लग गया, ये इधर भागने लग गया, ये इधर भागने लग गया। यानी एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर हम दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। तो मेरे को अगर बी की एनर्जी बढ़ानी है, समझना, अगर मेरे को बी की एनर्जी बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, जो टेम्परेचर है ना उसको इंक्रीज कर दूंगा, उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो एनर्जी होगी, जो बी की एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। अब कितनी एनर्जी मैंने दी होगी, कितनी एनर्जी टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कितनी एनर्जी इस बी को मिली होगी, जिससे कि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है बी की, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। तो जितनी भी सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने बी को दी होगी, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मैंने बी को दी, और उसकी एनर्जी भी अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई, और वो भी अब कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को हम नाम दे देते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप घर पे बेड पे पड़े हुए हो, आप घर पे बेड पे पड़े हो। अब आपको आलस आ रहा है बड़ा, और आपको मालूम है आपको होमवर्क करना है, और आपकी मम्मी को भी पता है कि आपको ये होमवर्क करना है, आपके टीचर ने होमवर्क दिया है, पर आपको मन नहीं कर रहा, भाई आज मैं नहीं करूँगा होमवर्क, मैं तो भाई सोऊंगा। अब क्या होता है, आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, वो आए, आपको देखा कि आप बेड पर सो रहे हो। जैसे ही वो देखेंगे कि भाई साहब आप बेड पे आराम से सो रहे हो, एक तमाचा लगाएंगे, खींच के बोलेंगे बेटा होमवर्क कर ले। वो तमाचा जो आपको पड़ा उसकी वजह से आप खड़े हुए, होमवर्क करने बैठे। क्या था वो था एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे समझिए कि बी को जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी रिक्वायर्ड, जिससे कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई, उसी को हमने एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। समझ में आया? एग्जाम्पल से भी आ गया होगा आपको समझ में। तो सुनिए, अब एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं। बी का जो ये मॉलिक्यूल था, इसमें इसमें इसकी एनर्जी थी ई बी, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम थी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इससे ई बी की जो एनर्जी है ई बी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम है, मान लो थोड़ी सी कम रह गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ई बी है, ई बी में मैं कितनी एनर्जी और दे दूं, इस ई बी में
कितनी एनर्जी और दे दूं, या फिर बी के मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी में दे दूं कि जिससे कि इसकी भी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है ई बी, वो बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के। तो मान लीजिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी दी मैंने उसी को मैंने कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए थी उसी को हमने नाम दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई बी में अगर जो इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको मैंने कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं दे दूं तो जो इसकी एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के, वो बराबर हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के अगर ये बराबर हो जाएगी तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी भाई साहब, इतनी आएगी जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी उसमें से जो पहले एनर्जी थी बी मॉलिक्यूल की उसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो ये तो था एक्टिवेशन का टॉपिक, ये आपको आई होप अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो आगे चर्चा करते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपके जो डाउट है ना वो क्लियर होते जाएंगे और आपको मज़ा आने लगेगा। आगे देखिएगा, एक और आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि जो दो रिएक्शन है उनके लिए अगर एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है तो उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ क्या आएगा उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, पर मैं जहाँ तक है आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करना चाहूँगा। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट, ये आपके रिएक्टेंट, ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, यानी आगे भी हो सकती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप आपको तो मालूम हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। ये पहला केस लिया, जो ए प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, यानी जब ये रिएक्शन होगी तो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा यानी एक्सोथर्मिक है, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी वो रिएक्शन कैसे होगी, एंडोथर्मिक। अगर आगे एक्सोथर्मिक हो तो पीछे एंडोथर्मिक होगी। अब आगे देखिए सेकंड पॉइंट, ऐसी मैंने एक और रिएक्शन ली, ए प्लस बी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं आपके सी प्लस डी प्रोडक्ट में। इस केस में क्या करूंगा, जो फॉरवर्ड है डायरेक्शन उसमें मैं इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक मानता हूँ। ये एंडोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच इसके लिए होगा पॉजिटिव। अभी आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा, समझिए। अगर आगे एंडोथर्मिक है तो पीछे कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अब सुनिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर मिल जाए तो वो बेचारा भी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो वो भी अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी वो रिक्वायर्ड होती है। दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, या फिर कह सकते हैं दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन ही नहीं है जो, मान लीजिए मैंने 1 किलो रिएक्टेंट लिया और उसे मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 किलो का 1 किलो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको क्या बताने वाला था, एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ये रिएक्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कम होती है
एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये मैं क्या पक गया इतनी देर में, सुनिए। ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी इसमें, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे, उनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास, ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल के पास, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर इसमें भी कुछ ऐसे बेचारे मॉलिक्यूल रहे होंगे जिनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी। तो क्या होगा, उन्हें भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, जिससे वो भी एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो उन्हें थोड़ी कम एक्टिवेशन एनर्जी देने से ही उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। पर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हम करते हैं तो उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैंने वही लिख दिया आपको। अब एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पर एंडोथर्मिक होती है, जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा कौन सी केस में होगी, बैकवर्ड में। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। अब फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है ये, और बैकवर्ड में कैसी है, बैकवर्ड में कैसी है, एक्सोथर्मिक है। यानी इस केस में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एनर्जी तो अभी भी एंडोथर्मिक वालों की ज़्यादा होगी लाला। एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है उसी में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। पर इस केस में क्या है और इस केस में क्या है, इसमें फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, इसमें एंडोथर्मिक है। तो देखिए इसी वाले कंसेप्ट से यहाँ पर लिखता हूँ, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपकी ज़्यादा होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड में एक्सो है, फॉरवर्ड में एंडो है। इतनी बात आपको अगर समझ में आई तो हम अब ग्राफ समझते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ देखना आना चाहिए या आना होगा, आपको आता होगा आपको। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इस केस में ग्राफ कैसा आएगा आपके हिसाब से, फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी जो रिएक्टेंट है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, पर एट द सेम टाइम जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो ये यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब ये जो ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है, और ये है ईपी यानी जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ये है। अब जो ये एनर्जी है, इस पॉइंट पर जो एनर्जी है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट। अब इस रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बनाने के लिए मुझे इतना ऊपर जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बनाने के लिए मेरे को इतना ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि आप खुद देख सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, वो कम है। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा
इस हिस्से से ज़्यादा है। तो ये आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ये वाला ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, ये है एक्टिवेशन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्राफ बनाते हैं। तो लाला देखो, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए इतनी है, बैकवर्ड में इतनी है, बैकवर्ड में इतनी है, ये यानी ये इसमें डिफरेंस है। ऐसे इसमें उल्टा हो जाएगा जस्ट। इसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी जब प्रोडक्ट यानी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो इसमें क्या होगा ग्राफ, इसमें ग्राफ थोड़ा सा चेंज आएगा। ये किसकी है, ये प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट की, ये है प्रोडक्ट की। अब देखिए जो ये एनर्जी है ना, ये वाली, ये वही है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ई ए, ऐसी इसमें था। और प्रोडक्ट को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाना है तो ये रही आपकी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी। और जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में लाला, यानी प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आना चाहिए, यानी ऐसे आना चाहिए। फॉरवर्ड वाले केस में ऐसे, बैकवर्ड में ऐसे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको करते हैं रफ। अगर ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मज़ा आया हो, थोड़ा भी मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।